हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी बाय संदीप रोहिला। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम पॉलिटिकल साइंस टॉपिक को वाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके रखिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। तो देखिए, हरियाणा के अंदर लगा लो या फिर एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, सीटेट, एसटेट, सभी एग्ज़ाम के अंदर भारतीय संविधान की अनुसूची, इनके जो शेड्यूल हैं, 12 शेड्यूल हैं, उनके एग्ज़ाम पूछे जाते हैं, एग्ज़ाम में उनके क्वेश्चन पुट आउट किए जाते हैं। तो आज की इस वीडियो हमारी शेड्यूल से रिलेटेड रहेगी। इसमें टोटल 12 अनुसूचियाँ हैं, उनको डिस्कस किया जाएगा। तो वीडियो को ज़्यादा लंबी ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो पहली अनुसूची की अगर बात करें, प्रथम अनुसूची, इसके अंदर 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश यूटियों का उल्लेख किया गया है। यानी कि इसके अंदर 28 राज्यों का विवरण है, 8 केंद्र शासित प्रदेश का भी विवरण दिया गया है। अगर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की बात करें तो हमारी जो कैपिटल है दिल्ली को 69th अमेंडमेंट के द्वारा एनसीआर का दर्जा दिया गया था 1991 के अंदर, यानी कि नेशनल कैपिटल का दर्जा दिया गया था 1991 में 69th अमेंडमेंट के द्वारा। उसके बाद अगर सेकंड शेड्यूल की बात करें तो सेकंड शेड्यूल में बोला गया है कि भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारी के वेतन, भत्ते और पेंशन का उल्लेख किया गया है। यानी कि इसमें सैलरी मेंशन की गई है, जो भी एमपी एमएलएज हैं उनकी सैलरी का उल्लेख किया गया है। अगर थर्ड की बात करें तो थर्ड में क्या बोला गया है, शपथ ग्रहण, यानी कि आपको ये वेतन भत्ता सैलरी लेने के लिए शपथ लेनी पड़ेगी कि आपको ये काम ऐसे करना है, ईमानदारी बरतनी है। तो इसमें ओथ का वर्णन किया गया है तृतीय अनुसूची के माध्यम से। अगर फोर्थ की बात करें तो फोर्थ शेड्यूल के अंदर राज्यों और संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का उल्लेख किया गया है। यानी कि सीधे सीधे हम ये बात कर सकते हैं कि जो फोर्थ अमेंडमेंट है, फोर्थ अनुसूची है, उसके अंदर फोर्थ शेड्यूल के अंदर बात करें अगर फोर्थ शेड्यूल में, तो फोर्थ शेड्यूल के अंदर हमारा बोला गया है कि राज्य और संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में, यानी कि राज्यसभा की जितनी भी सीट होती हैं स्टेट के अंदर, जैसे हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में राज्यसभा की 5 सीट हैं। तो इन 5 सीटों का विवरण फोर्थ शेड्यूल के अंदर मेंशन किया गया है। ठीक है। अब अगर फिफ्थ शेड्यूल की बात करें तो फिफ्थ शेड्यूल में क्या बोला गया है, फिफ्थ शेड्यूल बोलती है कि अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया है। यानी कि शेड्यूल जो एरिया होते हैं, जनजाति एरिया, अनुसूचित जनजाति के एरिया हैं, इसमें टोटल 10 स्टेट आते हैं, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना। तो इन 10 स्टेट के बारे में यहाँ पर मेंशन किया गया है फिफ्थ शेड्यूल के अंदर। अगर आपसे ये पूछे कि फिफ्थ शेड्यूल में टोटल कितने स्टेट आते हैं, तो 10 स्टेट आते हैं। अनुसूचित जाति जनजाति के एरिया को डेवलप करने के लिए फिफ्थ शेड्यूल बनाया गया है। अगर सिक्स्थ शेड्यूल की बात करें तो सिक्स्थ शेड्यूल हमारा ये कहता है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजाति जो ट्राइबल एरिया हैं उनको डेवलप करने के लिए छठी अनुसूची का उल्लेख किया गया है हमारे संविधान के अंदर। इसमें अगर स्टेट की बात करें तो टोटल कितने स्टेट आते हैं, 4 स्टेट आते हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है। उसके बाद अगर सेवन्थ शेड्यूल की बात करें तो सेवन्थ शेड्यूल में हमारा स्टेट और सेंटर के बीच में जो पावर है उनका बंटवारा किया गया है। सेवन्थ शेड्यूल के अंदर केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा किया गया है संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के माध्यम से। ठीक है। तो इसमें अगर बात करें आपकी संघ सूची में टोटल कितने विषय आते हैं, तो 100 सब्जेक्ट का मेंशन किया गया है सेवन्थ शेड्यूल के अंदर। ठीक है। सेवन्थ शेड्यूल में जो संघ सूची है हमारी सेंट्रल लिस्ट है उसमें टोटल 100 सब्जेक्ट हैं, राज्य सूची में 61 सब्जेक्ट हैं, समवर्ती जो सेंटर और स्टेट दोनों कानून बना सकती है 52 सब्जेक्टों के ऊपर।
ठीक है, 52 सब्जेक्ट हैं, उनके ऊपर राज्य भी और केंद्र भी दोनों कानून बना सकते हैं। अगर संघ सूची की बात करें तो इसमें सिर्फ केंद्र ही कानून बनाएगा। संविधान के लागू होने के समय इसमें टोटल 97 सब्जेक्ट थे, लेकिन आज के टाइम में इसमें टोटल 100 सब्जेक्ट हो चुके हैं। राज्य सूची की बात करें तो इस पर सिर्फ राज्य कानून बना सकता है, केंद्र कानून नहीं बना सकता। राष्ट्रीय हित से संबंधित होने पर केंद्र सरकार भी, अगर वो पूरे नेशनल की बात करता है, पूरे देश के हक की बात करता है, तो सेंटर भी कानून बना सकता है। उसके बाद जिस टाइम पे इसको लागू किया गया था तो सेंटर स्टेट में हमने बात कर ली कि टोटल 97 सब्जेक्ट थे, लेकिन स्टेट के अंदर टोटल पहले कितने सब्जेक्ट यहाँ पर मेंशन किए गए थे, 66, लेकिन आज के टाइम में यहाँ पर 61 सब्जेक्ट टोटल रखे गए हैं। अगर सेंटर लिस्ट की बात करें, कंकरेंट लिस्ट आती है समवर्ती सूची में, तो इसके अंतर्गत राज्य भी कानून बना सकती है, केंद्र भी कानून बना सकती है, दोनों को पावर दी गई है। लेकिन अगर हम बात करते हैं विषय समान होगा, सब्जेक्ट सेम होगा, तो सिर्फ केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही वैलिड होगा, उसी को माना जाएगा। राज्य सरकार द्वारा बनाया गया कानून केंद्र सरकार के कानून बनाने के साथ ही समाप्त हो जाएगा। अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट है उस पे स्टेट ने अपना अलग से कानून बना रखा है, लेकिन उसी पे सेम सब्जेक्ट पे सेंटर कानून बनाती है, तो स्टेट का जो बनाया गया था लॉ कानून उसको समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है, संविधान लागू होने के समय इसमें टोटल 47 सब्जेक्ट थे, लेकिन आज के टाइम में 52 सब्जेक्ट हो चुके हैं। ठीक है, ये थी हमारी 7th शेड्यूल। उसके बाद अगर 8th सब्जेक्ट की बात करें, 8th शेड्यूल की बात करें, तो इसमें टोटल 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है। ये बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन होता है कि 22 भाषाओं का वर्णन किस सूची के अंतर्गत किया गया है 8th शेड्यूल के अंदर। ये पूछ लेगा 8th शेड्यूल में टोटल कितनी लैंग्वेज का वर्णन किया गया है, तो 22 लैंग्वेज हैं। अगर 22 लैंग्वेज का उल्लेख कैसे है, पहले जब संविधान बनाया गया था उस समय टोटल 14 भाषाएं थी, 14 भाषाएं थी। 1967 ईस्वी में सिंधी को और 1992 में कोंकणी को जोड़ा गया। 1967 में केवल सिंधी को ऐड किया गया था। 1992 में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को ऐड किया गया। 3 भाषाएं ऐड की गई थी 1992 के अंदर। ठीक है, अब आप ऐसा हिसाब लगा सकते हैं कि जैसे 1992 है, ये 3 से डिवाइड होता है, तो 3 भाषाएं इसमें ऐड की गई हैं। ठीक है, उसके बाद 92 अमेंडमेंट 2003 में मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो यानी कि 4 भाषाओं को ऐड किया गया था। और 92 है किससे ऐड होता है, डिवाइड किया जाए तो 4 से डिवाइड होता है, तो 4 से डिवाइड किया गया, 4 भाषाएं इसमें ऐड की गई। ठीक है, तो ये हमारी 8th शेड्यूल था। उसके बाद अगर 9th की बात करें तो 9th के अंदर शेड्यूल कंटेन्स अ लिस्ट ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट लॉज विच कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन कोर्ट। तो उस टाइम पर जो हमारी 9th शेड्यूल बनाई गई थी उसमें ये बोला गया था कि कुछ ऐसे कानून इसके अंदर रखे जाएंगे जो कि कोर्ट में चैलेंज नहीं किए जा सकते। इनको चैलेंज नहीं किया जा सकता था कोर्ट के अंदर। इसको ऐड किया गया था फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 के अंतर्गत। फर्स्ट अमेंडमेंट एडिट किया गया था, उस टाइम पर 13 लॉज इसके अंतर्गत थे, लेकिन आज के टाइम में टोटल अगर सब्जेक्ट की बात करें तो 284 लॉज, ठीक है, 284 लॉ इसके अंदर रखे गए हैं। लेकिन आज के समय की अगर बात करें तो ये मान्यता थी कि संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल किए गए कानून जो थे वो जुडिशिएबल नहीं थे, यानी कि कोर्ट में नहीं जा सकते थे। लेकिन 11 जनवरी 2007 के संविधान पीठ की एक निर्णय दिया गया था, उसमें बोला गया था कि अगर यह कोई भी कानून है वो हमारे फंडामेंटल राइट को चुनौती देता है, उनका उल्लंघन करता है, तो हम कोर्ट में जा सकते हैं, कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। ये था हमारा 9th अमेंडमेंट। उसके बाद 9th शेड्यूल। 10th शेड्यूल की बात करें तो 10th शेड्यूल में दल बदल का वर्णन किया गया है, यानी कि पार्टियों को अदला बदली करना वो एक अपराध माना गया है 10th शेड्यूल के अंतर्गत। ये आया था हमारा 52 अमेंडमेंट 1985 के अंतर्गत। ठीक है, यानी कि 52वां संशोधन 1985 में 10वीं अनुसूची को ऐड किया गया था।
11वीं अनुसूची की बात करें तो 73rd अमेंडमेंट 1993 एंड 12th अनुसूची भी हमारी 74th अमेंडमेंट 1993 के अंतर्गत ऐड की गई थी। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो देख लेते हैं। 11वीं अनुसूची 73वें अमेंडमेंट एक्ट 1993 में ऐड की गई थी। पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए टोटल 29 सब्जेक्ट्स प्रदान किए गए हैं। यानी कि इसमें क्या किया गया है, पंचायतों से रिलेटेड जो ग्राम पंचायत हैं उनसे रिलेटेड 11वीं अनुसूची है। और अगर वहीं हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बात करते हैं, नगर निगम की, नगर पालिका की, तो उसके लिए 12वीं अनुसूची को शामिल किया गया है। ठीक है, डील्स विद द प्रोविजन दैट स्पेसिफाई द पावर्स अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ म्यूनसिपैलिटीज़, इनके नगर निगम से रिलेटेड है। इसके अंदर अगर सब्जेक्ट की बात करें तो टोटल 18 सब्जेक्ट पे काम करती है 12वीं अनुसूची। 11वीं के अंदर टोटल हमारे 29 सब्जेक्ट रखे गए थे। जो पंचायती राज है वो आर्टिकल 40 के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का गठन किया गया है। तो ये हमारी टोटल 12 अनुसूची थी जो हमने आज के इस लेक्चर के अंदर डिस्कस की हैं। तो आई होप आप सबको अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी टोटल 12 की 12 अनुसूची। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कुछ इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स की बात करेंगे। तो सभी जितने भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल बनते हैं उनको लेके एक अलग से वीडियो बनाई जाएगी, तो उसमें उनका वर्णन किया जाएगा। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और इस वीडियो की जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, वहाँ से आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।